दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पीएफ और पेंशन विड्रॉल की न्यू और अपडेटेड मेथड को समझने वाले हैं और इस वीडियो में मैं आपको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं जिसकी हेल्प से आप अपने पीएफ और पेंशन का विड्रॉल बहुत ही कम समय में बिना टीडीएस के कर पाएंगे। और ये पूरा प्रोसेस मैंने लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाया हुआ है। तो पीएफ विड्रॉल से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स और क्वेरीज हैं कि आपको पीएफ विड्रॉल के लिए कैसे अप्लाई करना है, पीएफ के साथ साथ पेंशन का पैसा भी आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या इस पे कोई टीडीएस तो नहीं कट होगा और ये पैसा आपके अकाउंट में आने में कितना समय लगेगा, तो इस तरीके की सारी क्वेरीज इस वीडियो में आपकी एड्रेस होने वाली है और ये सारे एस्पेक्ट में आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। तो आइए बढ़ते हैं पीएफ और पेंशन विड्रॉल की इस आसान सी प्रोसेस की तरफ। पीएफ विड्रॉल के लिए सबसे पहले आपको ईपीएफओ पोर्टल पे आना है। उसके लिए आपको गूगल पे यूएएन लॉगिन सर्च करना है और जो पहला रिजल्ट आ जाएगा यूनिफाइड पोर्टल वाला, ये लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये पीएफ डिपार्टमेंट का एक ऑफिशियल पोर्टल है जहां से आप अपना पीएफ और पेंशन विड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको लॉगिन करना है और लॉगिन के लिए आपके पास यहाँ पर यूएएन एंड पासवर्ड होना जरूरी होता है। तो चलिए यूएएन नंबर डाल लेते हैं। यूएएन नंबर डालने के बाद पासवर्ड एंड देन कैप्चा कोड एंड देन साइन इन। अब लॉगिन करते ही आप आ जाएंगे इस विंडो पे और यहाँ पर आपको अपनी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। यहाँ पे सिक्योरिटी पर्पज से मैंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ब्लर कर रखी है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपकी केवाईसी प्रॉपरली अपडेटेड होनी चाहिए। केवाईसी में आपके 3 डॉक्यूमेंट कवर होते हैं। सबसे पहले आपका आधार में आपको लास्ट के 4 डिजिट दिख जाएंगे और यहाँ पे आपका ग्रीन में वेरीफाइड डेमोग्राफिक लिखा हुआ दिखना चाहिए आपको। इस तरीके से पैन में आपको कुछ डिजिट्स आपको दिख रही है, ये यहाँ पर आपको मेंशन होना चाहिए और बैंक अकाउंट नंबर भी आपका यहाँ पर मेंशन होना चाहिए जिसमें डिजिटली साइंड लिखा हुआ हो ग्रीन में। अगर आपकी केवाईसी अपडेटेड नहीं है तो सबसे पहला आपका स्टेप होना चाहिए कि आपको केवाईसी अपडेट करना चाहिए। तो केवाईसी कैसे अपडेट की जाती है इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पर डाला हुआ है, उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। सेकंड जो डेटा चेक करना है वो चेक करना है आपका डेट ऑफ एग्जिट मेंशन होना चाहिए, क्योंकि हम जो अभी पीएफ विड्रॉल सीख रहे हैं आपके एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशन के बाद, यानी आपने रिजाइन कर दिया है परमानेंटली, उसके बाद आपको पीएफ विड्रॉल कैसे करना है। तो उसके लिए आपका डेट ऑफ एग्जिट जरूर अपडेट होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको सेकंड नंबर का ऑप्शन दिख रहा है व्यू में आपका सेकंड नंबर का ऑप्शन दिख रहा है सर्विस हिस्ट्री, इस पे आपको क्लिक करना है। तो सर्विस हिस्ट्री में आपको ये पता चल जाता है कि आपने कितनी ओनेशन को सर्व किया है और कब तक सर्व किया है। तो इस पर्सन ने अपनी एम्प्लॉयमेंट टर्म में 2 एम्प्लॉय को सर्व किया है। तो यहाँ पे देखिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डीओजे मतलब डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डीओई मतलब डेट ऑफ एग्जिट। तो पहले ओनेशन 21 अगस्त 2017 से 11 मई 2021 तक उन्होंने किया हुआ है सर, और दूसरी जो ओनेशन है वो 12 मई 2021 से 31 जुलाई 2021। तो यहाँ पे देखिए डेट ऑफ एग्जिट दोनों ऑर्गेनाइजेशन की क्या है मेंशन है। तो डीओई अगर अपडेटेड नहीं है इसका मतलब आपका जॉब कहीं ना कहीं कंटिन्यू है एज पर दिस पोर्टल, और अगर आपका जॉब कहीं ना कहीं फाइनल है पीएफ एंड पेंशन विड्रॉल नहीं कर सकते, उस केस में आपको एडवांस पीएफ विड्रॉल का ऑप्शन देगा वो, जो फॉर्म नंबर 31 के जरिए कर सकते हैं। तो हमने ये इंश्योर कर दिया कि हमारा डेट ऑफ एग्जिट ईपीएफ भी मेंशन है और डेट ऑफ एग्जिट ईपीएस भी मेंशन है। अगर आपने अपना जॉब क्विट कर दिया है और आपको डेट ऑफ एग्जिट अपडेट नहीं दिख रहा है तो आप अपने एम्प्लॉयर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपका डेट ऑफ एग्जिट यहाँ पर अपडेट कर दे। और अगर आपका एम्प्लॉयर आपको सपोर्ट नहीं करता है तो आप खुद भी अपना डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कर सकते हैं। डेट ऑफ एग्जिट के बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो डेट ऑफ एग्जिट है उसके 60 डेज बाद ही आप फुल एंड फाइनल पीएफ विड्रॉल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो डेट ऑफ एग्जिट मेंशन है वो है 31 जुलाई 2021 और अभी जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो 16 अक्टूबर 2021 को कर रहा हूँ। तो वैसे 60 डेज से ज़्यादा हो चुके हैं तो हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो डेट ऑफ एग्जिट मेंशन कर दिया, ये हमारा सेकंड चेक था जो आपको करना है। तो पहले नंबर पे केवाईसी चेक किया, दूसरे नंबर पे हमने डेट ऑफ एग्जिट हमारी चेक कर ली। थर्ड आपको चेक करना है कि अगर आपने मल्टीपल एम्प्लॉयर के यहाँ अगर सर्व किया है तो आपने पुराने एम्प्लॉयर का पीएफ लेटेस्ट एम्प्लॉयर के पीएफ में ट्रांसफर करा लिया हो। अब जैसे इस केस में 2 एम्प्लॉयर हैं तो ये इंश्योर करना है कि जो पहले वाला एम्प्लॉयर है उसके पीएफ का बैलेंस सेकंड वाले में ट्रांसफर हो चुका हो, क्योंकि ये ट्रांसफर ऑटोमेटिकली नहीं होता है, ये आपको करना पड़ता है। और अगर आपने ये ट्रांसफर नहीं किया है और उसके बिना अगर आप पीएफ विड्रॉ कर लेंगे तो जो लेटेस्ट एम्प्लॉयर है उसका पीएफ तो विड्रॉ हो जाएगा, पर जो पुराना वाला पीएफ का बैलेंस है वो वहीं पे पड़ा रहेगा और उसका फिर कहीं ऑनलाइन ऑप्शन नहीं है, वो फिर आपको ऑफलाइन
पीएफ ऑफिस विजिट करके ही विड्रॉ करना पड़ेगा। अब पीएफ विड्रॉल के लिए नेक्स्ट स्टेप जो है, आपको यहाँ पर ऑनलाइन सर्विसेज का एक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको यहाँ पर क्लेम फॉर्म दिखेगा और यहाँ पे 4 फॉर्म दिख रहे हैं आपको, फॉर्म 31, फॉर्म 19, फॉर्म 10C एंड फॉर्म 10D। तो फॉर्म 31 होता है आपका एडवांस पीएफ विड्रॉल के लिए, यानी आपका जॉब अगर कंटिन्यू है, आप कंटिन्यू कहीं पे जॉब कर रहे हैं और एडवांस पीएफ विड्रॉ करना चाहते हैं तो उस केस में फॉर्म 31 आपका यूज़ होता है। फॉर्म 19 होता है आपका फुल एंड फाइनल पीएफ विड्रॉल के लिए, यानी आपका जॉब टर्मिनेट हो चुका है, आपने परमानेंटली जॉब छोड़ दिया है और आप पीएफ विड्रॉ करना चाहते हैं फुल एंड फाइनल, तो उस केस में आपका फॉर्म 19 यूज़ होता है, जो भी हम करने वाले हैं। फॉर्म 10C होता है आपके फुल एंड फाइनल पेंशन विड्रॉल का, और फॉर्म 10D होता है आपका जब आप रिटायरमेंट एज जब आप अटेंड कर लेते हैं उस समय जब आप पेंशन विड्रॉ करते हैं, तो 10D के थ्रू होता है। तो हमारे केस में अभी रिलेवेंट है फॉर्म 19 एंड फॉर्म 10C। तो चलिए 1 बाय 1 इनको फिल करते हैं। तो इस पर हमने क्लिक कर दिया। तो इस विंडो में आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर केवाईसी डिटेल में भी आप देखिए, आधार नंबर आपको दिख रहा है, पैन नंबर आपको दिख रहा है और बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर आपको मैनुअली इंटर करके वेरीफाई करना है। ये वही बैंक अकाउंट है जिसमें आपका पीएफ का पैसा क्रेडिट होने वाला है और ये आपको वही अकाउंट नंबर इंटर करना है जो आपका पीएफ पोर्टल पर अपडेटेड है। अगर आप किसी और बैंक अकाउंट में अपना पैसा क्रेडिट कराना चाहते हैं तो उसको पहले आपको ईपीएफओ पोर्टल पर केवाईसी सेक्शन में अपडेट करना होगा और अपडेट करने के बाद ही आपको ये पीएफ विड्रॉल का प्रोसेस करना है। तो चलिए बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर हम कंफर्म कर देते हैं हमारा। तो बैंक अकाउंट नंबर आपको टाइप कर देना है यहाँ पे और प्रॉपरली टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको ये इस अंडरटेकिंग पे आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक कर देना है। तो अगर आपने बैंक अकाउंट नंबर की डिटेल्स करेक्ट फिल की होंगी तो उस पर एक ग्रीन टिक आ जाएगा वेरीफाइड का। उसके बाद नीचे आपको सर्विस डिटेल दिखेगा। ये आपका लेटेस्ट एम्प्लॉयर की डिटेल है, यानी जो भी लास्ट एम्प्लॉयर आपने सर्व किया है उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग ईपीएफ क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग ईपीएस क्या है, डेट ऑफ एग्जिट भी आपको यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पे ओनली लेटेस्ट एम्प्लॉयर की डिटेल आपको दिखेंगी और रीजन फॉर लिविंग, यानी आपने जो जॉब छोड़ा है वो किस रीजन से छोड़ा है। तो अगर आपने प्रॉपरली रिजाइन करके कोई ऑर्गेनाइजेशन छोड़ी है तो वो आपको सीजेशन शॉर्ट सर्विस वाला रीजन यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये डेट ऑफ एग्जिट हमने ऑलरेडी सर्विस डिटेल्स में भी देखा था, आपको ध्यान होगा। और ये जो डेट ऑफ एग्जिट की डेट यहाँ पे मेंशन है, इससे 60 डेज बाद ही आप अपना पीएफ और पेंशन का फुल एंड फाइनल विड्रॉ कर सकते हैं। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। इतना करने के बाद प्रोसीड फॉर क्लेम फॉर्म पर आपको क्लिक करना है। तो ये गवर्नमेंट का वेबसाइट है, कई बार थोड़ा स्लो चलता है। इसके बाद अगेन आपकी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आप एक बार चेक कर सकते हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट ये लेटेस्ट एम्प्लॉयर की रहेगी जैसे कि मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर आई वांट टू अप्लाई फॉर में आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अब देखिए 3 ऑप्शन आ रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया फॉर्म 31 तो एडवांस पीएफ विड्रॉल का है, ये हमारे काम का नहीं है। ओनली 2 फॉर्म हमारे काम के हैं, फॉर्म 19 एंड फॉर्म 10C। ये 2 फॉर्म आपको अलग अलग फिल करने हैं। तो पहले हम फॉर्म 19 फिल करते हैं फॉर फुल एंड फाइनल पीएफ विड्रॉल। इस पर क्लिक करना है आपको। अब यहाँ पे देखिए नीचे ऑप्शन खुल गए। इसमें सबसे पहला है फॉर्म 15G। क्या होता है, ये एक डिक्लेरेशन होता है कि सर मेरी जो टैक्सेबल इनकम है वो बिलो टैक्सेबल लिमिट है, यानी 5 लाख से कम है, इसलिए मेरा कोई भी टैक्स या टीडीएस नहीं कट किया जाए इस पीएफ विड्रॉल से। तो अगर आप ये डिक्लेरेशन नहीं देते हैं तो आपका 10% टीडीएस कट हो जाता है। यानी अगर आप 1 लाख रुपए का पीएफ विड्रॉ करेंगे तो आपका 10,000 कट होके आपको 90,000 ही मिलेगा। और जो आपका 10,000 कट हुआ है उसका आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके रिफंड क्लेम करना होता है, अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो। बट अभी मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि अगर आपके लिए फॉर्म 15G एप्लीकेबल नहीं है और आपने अपलोड नहीं किया, उसके बावजूद पीएफ ऑफिसर्स आपका 10% टीडीएस कट कर देते हैं। तो मेरा आपको सजेशन ये है कि आपको हर केस में अपना फॉर्म 15G अपलोड कर देना चाहिए ताकि आपका टीडीएस कट ना हो। तो फॉर्म 15G क्या होता है और उसको कैसे भरा जाता है उस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और उस वीडियो को फॉलो करके आप अपना फॉर्म 15G डाउनलोड करके उसे फिल करके यहाँ पर आपको अपलोड करना रहता है। तो मैंने अपना फॉर्म 15G प्रॉपरली फिल करके यहाँ पर सेव करके रखा हुआ है और इसे मैं अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पे चूज़ फाइल करके और जहाँ पे भी आपने सेव किया होगा उस पर यहाँ पर अपलोड कर देना है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये फॉर्म 15G आपका PDF में ही होना चाहिए और इसका मैक्सिमम साइज़ 1 MB होना चाहिए, यानी 1 MB से इसका कम साइज़ होना चाहिए। इसके बाद फिल करना है आपको एम्प्लॉय एड्रेस और ये एड्रेस आपको एज पर आधार डालना है।
नेक्स्ट है आपका अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ चेक ऑब्लिक पासबुक। तो यहाँ पर आपको चेक या पासबुक अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है। तो ये चेक आपका वही बैंक अकाउंट का होना चाहिए जो आपका ईपीएफओ पोर्टल पर अपडेटेड है, जिसको हमने वेरीफाई किया था थोड़ी देर पहले। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बोला गया है चेक या फिर पासबुक भी आप अपलोड कर सकते हैं, बट मैंने कई केसेस में ऑब्जर्व किया है कि अगर आप पासबुक अपलोड करते हैं तो आपका जो क्लेम है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो आपको प्रेफरेबली चेक ही अपलोड करना है। चेक अपलोड करने की कुछ इंस्ट्रक्शन है। ओनली जेपीजी एंड जेपीईजी फाइल आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। मिनिमम साइज 100 KB होनी चाहिए और मैक्सिमम उसकी 500 KB साइज होनी चाहिए। उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड एंड नेम शुड बी विजिबल ऑन द चेक। इन केस स्क्रीन इमेज ऑफ चेक इज नॉट रीडेबल, क्लेम इज लायबल टू बी रिजेक्टेड। तो अगर आपका चेक रीडेबल नहीं है तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये सब कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे एक चीज़ नहीं लिखी हुई है और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। पहले मैं उसे अपलोड कर देता हूँ। तो चूज फाइल किया मैंने और जहाँ चेक रखा है वो मैंने अपलोड कर दिया यहाँ पे, जो आपने यहाँ पर क्लिक करके व्यू भी कर सकते हैं आप। तो यहाँ से आपको इंश्योर कर लेना है कि आपका जो चेक का स्कैन इमेज है वो प्रॉपरली विजिबल है, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड सब कुछ दिख रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे नहीं लिखा है वो ध्यान से सुनिए, इस चेक के नीचे आपका नाम जरूर लिखा होना चाहिए। ये चीज़ यहाँ पे लिखी नहीं है, पर मैं प्रैक्टिकली कई बार ऑब्जर्व कर चुका हूँ। मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ बता रहा हूँ, अगर आपका नाम यहाँ पे प्रिंटेड नहीं है और अगर आपने चेक अपलोड कर दिया बिना नाम वाला, चाहे वो बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड सब मैच हो रहा है, पर आपका नाम नहीं है, तो भी आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आपके पास प्रिंटेड नाम वाला चेक नहीं है तो आपको बैंक में अप्लाई करना है और नए चेक आ जाने के बाद जिस पे आपका नाम प्रिंट है वो इंश्योर करने के बाद ही आपको यहाँ पे अपलोड करना है। कई लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि सर अगर हम यहाँ पे पेन से अपना नाम लिख दें तो चल जाएगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। प्रिंटेड आपको चाहिए, ओरिजिनली प्रिंटेड नाम ही यहाँ पर होना चाहिए जो कि बैंक की तरफ से प्रिंट होके आता है। ये इंश्योर करने के बाद इसको क्लोज कर देते हैं। फॉर्म 15G अपलोड हो गया, एड्रेस हो गया, चेक भी अपलोड हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपको चेक मार्क करना है, आई हेयर बाय कंसेंट टू प्रोवाइड माई आधार नंबर। तो आधार नंबर ऑथेंटिकेशन के लिए आपको कंसेंट देना है। देन गेट आधार OTP पे आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आपका जो मोबाइल नंबर आधार नंबर से लिंक होगा उस नंबर पे एक OTP आया होगा, वो OTP यहाँ पर आपको एंटर करना है। तो सबमिट करने के बाद आपको थोड़ा वेट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं OTP हैज बीन वेरीफाइड, eKYC अपडेटेड एंड PF फाइनल विड्रॉल क्लेम फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली ऑन यूनिफाइड पोर्टल। तो ये सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है फुल एंड फाइनल PF विड्रॉल का। अब यही सेम प्रोसेस हमें पेंशन विड्रॉल के लिए भी करना है। तो यहाँ पे आप ऑनलाइन पोर्टल पे भी चेक कर सकते हैं कि आपका क्लेम सबमिट हो गया है। तो यहाँ पे जब आप ऑनलाइन सर्विसेज में जाके क्लिक करेंगे, ट्रैक क्लेम स्टेटस, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि आपका क्लेम सबमिट हुआ है कि नहीं। तो ट्रैक क्लेम स्टेटस पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने फॉर्म 19 भरा है। 16 अक्टूबर 2021 को 9:21 को रात को भरा गया है। तो ये तो हमारा फॉर्म 19 हो गया, PF का फुल एंड फाइनल विड्रॉल। अब हम पेंशन का फुल एंड फाइनल विड्रॉल सबमिट कर देते हैं। उसके लिए हमें अगेन क्लेम फॉर्म पे जाना है और अगेन हमें बैंक अकाउंट नंबर वेरीफाई करना है। यस पे क्लिक करना है, ग्रीन टिक आ जाएगा। देन प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम फॉर्म पे क्लिक करना है। सिलेक्ट क्लेम ऑप्शन में आपको यहाँ पर फॉर्म 10C सिलेक्ट करना है, पेंशन विड्रॉल। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको समझनी होगी कि पेंशन को विड्रॉ करने की कुछ कंडीशन होती है। पहली कंडीशन है कि आपका जो सर्विस है मिनिमम 6 मंथ होना चाहिए और आपका जो टोटल सर्विस है, जितने भी एम्प्लॉयज को आपने सर्व किया है, वो 10 ईयर्स से कम होना चाहिए। इसका मतलब अगर आपकी सर्विस 6 मंथ से कम है तो आप पेंशन का विड्रॉल नहीं कर सकते। ऐसे ही अगर आपकी टोटल सर्विस जितने भी एम्प्लॉयज को आपने सर्व किया है वो 10 ईयर्स से ज्यादा है तो उस केस में आप 10C भर के पेंशन विड्रॉल नहीं कर सकते। उस केस में आपको रिटायरमेंट एज तक वेट करना पड़ेगा। इसका अगेन आपको एम्प्लॉय एड्रेस डालना है एज पर आधार। उसके बाद यहाँ पे आपको अगेन जो स्कैन कॉपी ऑफ चेक अपलोड करनी है, जैसे कि हमने PF के टाइम की थी। चेक अपलोड कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे फॉर्म 15G आपसे अपलोड करने के लिए नहीं बोला गया कहीं पे भी, क्योंकि जो पेंशन है उस पर आपका TDS कट नहीं होता है, TDS ओनली PF पे कट होता है। अगेन यहाँ पर आप टिक करेंगे, आई हेयर बाय कंसेंट टू प्रोवाइड माई आधार नंबर एंड गेट आधार OTP पे क्लिक करना है। आधार रजिस्टर्ड नंबर पे आपका OTP आएगा। तो OTP डालने के बाद यहाँ पे वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं OTP हैज़ बीन वेरीफाइड, eKYC अपडेटेड एंड पेंशन विड्रॉल फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली ऑन यूनिफाइड पोर्टल। यहाँ पे चाहें तो आप यहाँ पे क्लिक करके PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगेन चेक कर लेते हैं। ऑनलाइन सर्विसेज में क्लेम ट्रैक क्लेम स्टेटस में आप क्लिक करेंगे।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्म 19 हमने ऑलरेडी भर दिया था, फॉर्म 10C की एंट्री भी यहाँ पे आ गई 9:35 की। तो 16 अक्टूबर को लगभग 9:30 बजे हमने ये दोनों फॉर्म सबमिट कर दिए हैं, जो कि आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। और करंट स्टेटस में आपका ऑनलाइन क्लेम सबमिटेड एट पोर्टल दिखा रहा है। दोस्तों क्लेम का स्टेटस चेक करने के लिए मैंने फिर से लॉगिन कर लिया है पीएफ पोर्टल पे, और जैसा कि मैंने आपको बताया ऑनलाइन सर्विसेज में जाके आपका ट्रैक क्लेम स्टेटस वाला ऑप्शन होता है, जहाँ पे आपको क्लेम का स्टेटस पता चलता है। इस पे क्लिक किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 16 अक्टूबर को हमने फॉर्म 10C और फॉर्म 19 के लिए अप्लाई किया था, और नेक्स्ट डे ये फील्ड ऑफिस को पहुंचा दिए गए थे प्रोसेस के लिए। और इसका करंट स्टेटस आप देख सकते हैं अभी क्या आ रहा है, क्लेम सेटल्ड, यानी क्लेम ये सेटल्ड हो चुका है। तो ये कौन सी डेट को सेटल हुआ है और कितना अमाउंट सेटल हुआ है, ये देखने के लिए हमें पीएफ पासबुक वाली वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पर सेकंड नंबर का ऑप्शन दिख रहा है व्यू, और इसमें सबसे लास्ट ऑप्शन दिख रहा है पासबुक, इस पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे फिर से आपको लॉगिन कर लेना है यूएनएन पासवर्ड डाल के। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर लेटेस्ट वाला पीएफ स्टेटमेंट चूज करना है, और यहाँ पर आपको व्यू क्लेम स्टेटस पर क्लिक करना है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं ये फॉर्म 19 है और इसका जो करंट स्टेटस आ रहा है वो सेटल्ड आ रहा है। तो ये फील्ड ऑफिस को 17 अक्टूबर 2021 को मिला था प्रोसेस के लिए, और इसकी डिस्पैच डेट यानी पैसा किस दिन इशू किया गया, 23 नवंबर 17 अक्टूबर से लेकर 23 नवंबर, ये आपको 1 महीने से ज्यादा का समय दिख रहा है। बट आपको पता होगा ये फेस्टिवल वाला मंथ था, तो इसी मंथ में आपकी दिवाली आई, इसी मंथ में ईद आई, कई सारे सैटरडे संडे थे। तो अगर हम केवल वर्किंग डेज काउंट करेंगे तो विद इन 30 डेज ये पैसा सेटल होकर अकाउंट में क्रेडिट हो गया। और आप अमाउंट भी चेक कर सकते हैं कि पूरा का पूरा अमाउंट जो है वो सेटल हुआ है। इसी तरीके से फॉर्म 10C यानी पेंशन विड्रॉल की बात करें तो ये भी रिसीव हुआ था फील्ड ऑफिस को 17 अक्टूबर को, और ये 26 नवंबर को सेटल हुआ है। यानी इसमें भी आपको 1 महीने से ज्यादा का टाइम दिख रहा है, पर अगेन वर्किंग डेज अगर काउंट करेंगे तो वो 30 दिन के अंदर आएगा। तो मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था पीएफ और पेंशन विड्रॉल का, उस केस में मात्र 7 वर्किंग डेज में पैसा अकाउंट में क्रेडिट हो गया था, क्योंकि उस पर्टिकुलर मंथ में इस तरीके के कोई भी फेस्टिवल्स नहीं थे। तो ये जो पीएफ और पेंशन विड्रॉल का प्रोसेस का टाइम है, ये डिपेंड करता है कि आपने किस टाइम पर अप्लाई किया हुआ है। फेस्टिव सीजन में क्योंकि ज्यादा लोग अप्लाई कर देते हैं और छुट्टियों की वजह से पीएफ डिपार्टमेंट पर ज्यादा लोड होता है, तो उस समय ज्यादा टाइम लगेगा। और ये जो आपका प्रोसेस का टाइम है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट भी वेरी करता है। तो जिन डिपार्टमेंट्स पे ऑलरेडी ज्यादा लोड है तो वहाँ पे प्रोसेस में थोड़ा समय ज्यादा लगता है। बट अगर इस प्रोसेस के एक एवरेज टाइम की बात करें तो 7 वर्किंग डेज से लेकर 30 वर्किंग डेज के बीच में ये पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। अगर आपके केस में 30 वर्किंग डेज से भी ज्यादा टाइम हो चुका है और आपका पैसा अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है, तो इसके रिगार्डिंग आप पीएफ डिपार्टमेंट में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो शिकायत दर्ज करने की जो लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपको इससे कुछ न कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और इसी तरीके की वीडियोस इन फ्यूचर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मुलाकात होगी एक और नए इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।